नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सोशल थिंकर्स ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में। तो ऑगस्ट कॉम्ट जिसे समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, तो उसी पे चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ऑगस्ट कॉम्ट। ऑगस्ट कॉम्ट के विचारों को जानने से पहले हम क्या करेंगे, उनको समझने से पहले हमें उनके समय के लोगों तथा समाज के सामने आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके लिए हमें उनके जीवन का परिचय का अध्ययन करना आवश्यक होगा। तो उनके जीवन के बारे में कुछ कैसी परिस्थितियां थी जब वो समाजशास्त्र का जैसे उद्भव जो है अचानक ही नहीं हो जाएगा ना, कि इनके दिमाग में आ जाएगा कि हम समाजशास्त्र जैसे सब्जेक्ट का निर्माण करें। आखिर परिस्थितियाँ कोई ना कोई रही होंगी, तो उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद में हम लोग ऑगस्ट कॉम्ट के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो ऑगस्ट कॉम्ट का जन्म कब होता है? 1798 में। देखिए यहाँ पे गलती से हो गया है, 1798 होगा। 1798 में इनका जन्म होता है और मृत्यु कब होती है? 1857 में। तो ऑगस्ट कॉम्ट का जब जन्म हुआ 1798 में, तो उस समय फ्रांस की क्रांति अपने चरम पर थी। उस समय ऐसी बहुत सी गतिविधियां घटित हो रही थी जिन्होंने आधुनिक विश्व की नींव रखने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप की सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे और युवा कॉम्ट जो है कॉम्ट इस क्रांति के द्वारा सामाजिक में आए हुए अव्यवस्था से बहुत ही अत्यधिक प्रभावित हैं। वह फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों के मध्य जीवन यापन कर रहे थे और उस समय की अव्यवस्था और व्यक्तियों के भौतिक तथा सांस्कृतिक पतन से लगातार वो परेशान और चिंतित रहते थे। उनका मौलिक उद्देश्य यह था कि अव्यवस्था के स्थान पर व्यवस्था कैसे प्रतिस्थापित की जाए और समाज की पुनर्रचना कैसे की जाए। तो इसी बीच उनका संबंध किससे जोड़ता है? ये सेंट साइमन से जोड़ता है, जो उनके कॉलेज के तब क्या बन गए थे? सचिव बन गए थे। उनके साथ घनिष्ठ मित्रता भी इनके सेंट साइमन के साथ ऑगस्ट कॉम्ट की थी। तो वो घनिष्ठ मित्र भी हैं और गुरु भी हैं। तो ऐसा एग्जामों में पूछा जाता है कि ऑगस्ट कॉम्ट के गुरु किसे कहा जाता है? तो सेंट साइमन को कहा जाता है। तो इन दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी और ये सेंट साइमन को थे। तो सेंट साइमन जो एक ऐसे व्यक्ति थे जो ऐसे आदर्श समाज में विश्वास करते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अवसर और संसाधनों के समान हिस्सेदारी मिले। सेंट साइमन सामाजिक और आर्थिक अव्यवस्थाओं को पुनर्गठित करना चाहते थे और दोनों ने ही मिलकर के एक पुस्तक लिखी जिसका नाम प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। ये कब लिखा था? 1822 में। इन दोनों ने ही मिल करके ये पुस्तक लिखी थी। तो इस पुस्तक में ही उन सभी विषयों का उल्लेख किया था कॉम्ट ने, जिसका वर्णन आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से विषय के बारे में चर्चा किया है। तो कॉम्ट द्वारा सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए नए पृथक विज्ञान सामाजिक भौतिकी का उल्लेख किया गया है। जब सामाजिक अव्यवस्था से वो परेशान थे, तो एक ऐसा विषय का वो खोज करना चाहते जो पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था के बारे में पूरा समाज पे ही केंद्रित हो कि कैसे व्यवस्था को लाया जाए। इसलिए उन्होंने इस विषय को सामाजिक भौतिकी नाम दिया। भौतिकी क्यों नाम दिया? क्योंकि वो चाहते थे, उस समय का होड़ था कि विज्ञान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो ये इसीलिए उसका नाम भौतिकी रखते हैं। तो सामाजिक भौतिकी उन्होंने पहले नाम रखा था, लेकिन क्या हुआ कि इसको मूर्त रूप देने से पहले ही वे बेल्जियम के एक वैज्ञानिक जो थे एडोल्फ क्वेटलेट, उनके द्वारा चुरा ले गया और उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक किसके द्वारा? जो क्वेटलेट के द्वारा प्रकाशित हुआ, उनके नाम से एन एसे इन सोशल फिजिक्स। तो सोशल फिजिक्स किसके साथ चला गया? सोशल फिजिक्स
क्वेटलेट के साथ पेटेंट हो गया। तो अब इन्होंने क्या किया, वो तो उनके साथ चला गया, इसीलिए उन्होंने 1838 में समाजशास्त्र शब्द गढ़ा। तो समाजशास्त्र कब सब्जेक्ट बना, तो 1838 में, जो दो भाषाओं से बना हुआ है। दो भाषाओं से बना हुआ है, कौन कौन सा, तो एक लैटिन और एक ग्रीक। तो सोशियस का दो शब्दों से बना है, जैसे कि सोशियस और लोगास। सोशियस किस भाषा से बना है, लैटिन भाषा से बना है, जिसका अर्थ होता है समाज या साथी। और लोगास किससे बना हुआ है, ग्रीक भाषा से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है शास्त्र विज्ञान। तो ये दो भाषाओं से बने होने के कारण इसे एक विद्वान जो है जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र जो है दो विभिन्न भाषाओं का अवैध संतान है। किसने कहा है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, किसने कहा कि समाजशास्त्र दो भाषाओं के अवैध संतान है, तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं। तो चलिए आगे जान लेते हैं कौन कौन सी पुस्तकें कॉम्ट ने लिखी है और कौन कौन सी अवधारणाएं हैं। तो कौन कौन सी पुस्तकें हैं, तो पहला पुस्तक उन्होंने लिखा है पॉजिटिव फिलोसफी। इन्होंने कब लिखा, 1830 से 1842 तक इसमें लिखा। तो इस पुस्तक में उन्होंने प्रत्यक्षवाद, त्रिस्तरीय सिद्धांत, विज्ञानों का संस्तरण, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी तथा समाजशास्त्र का उल्लेख किया है। इन सब का उल्लेख किस में किया, पॉजिटिव फिलोसफी में। आगे पॉजिटिव पॉलिटी में क्या क्या दिया है, तो मानवता का धर्म। इस पुस्तक में उन्होंने मानवता के धर्म पर चर्चा किया है। क्रिटिसिज्म और पॉजिटिज्म, इसमें प्रजातंत्र का उल्लेख किया है। एजुकेशन एंड सोसाइटी, ये उनके मतलब लिखा तो उन्होंने ही था, लेकिन उनके मर जाने के बाद में ये पब्लिश हुआ था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉम्ट के मरणोपरांत कौन सा ऐसा पुस्तक लिखा गया, या क्रमबद्ध भी आता है कि क्रम से लगाइए कौन सा पुस्तक पहले लिखा गया, कौन सा बाद में लिखा गया, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो क्रमवार भी आप लोग देखिएगा। और अगर आपको और भी थिंकर्स का चाहिए तो हमारे शॉर्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, हमने वहाँ पे सभी थिंकरों का एक क्रमबद्ध तरीके से बुक का नाम बताया है। तो वहाँ पे आप शॉर्ट वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। अगला पुस्तक उन्होंने लिखा है रिलीजन ऑफ ह्यूमनिटी। कब लिखा है, 1856 में, और 1857 में तो वो चल बसे थे ना। चलिए अगला अवधारणा आगे जानते हैं कि कौन कौन सी अवधारणा दिए थे। कौन कौन सी अवधारणा दिए थे उन्होंने, प्रत्यक्षवाद, सामाजिक स्थितिकी और गतिकी, विज्ञानों का संस्तरण, सामाजिक पुनर्निर्माण का सिद्धांत, त्रिस्तरीय सिद्धांत और मानवता का धर्म। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसका चर्चा करेंगे, सामाजिक स्थितिकी, गतिकी, विज्ञानों का संस्तरण और सामाजिक पुनर्निर्माण का ही चर्चा करेंगे। और आगे के वीडियो में हम लोग दो त्रिस्तरीय सिद्धांत और मानव धर्म के सिद्धांत, ये हम लोग अगला वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग देखते देखते बोर हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम इतने ही देखें ताकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो। इतना तो आप लोग मतलब देख ही सकते हो, इतना समझ सकते हो। चलिए आगे समाजशास्त्र के बारे में कॉम्ट का विचार क्या है, समाजशास्त्र क्या है। तो समाजशास्त्र को कॉम्ट क्या बनाना चाहते थे, एक विज्ञान बनाना चाहते थे, क्योंकि समाजशास्त्र क्या है, विज्ञान है, तभी तो उन्होंने सोशल फिजिक्स नाम रखा था। तो ऑगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग करके उसको प्राकृतिक विज्ञान की तरह नियमों और सिद्धांतों पर आधारित बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि समाजशास्त्र में नए सिद्धांतों को अंधविश्वासों और परंपराओं के स्थान पर तार्किकता तथा निरीक्षण पर आधारित होना चाहिए, जिसे समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में देखा जा सके, ऐसा वो कहते थे। तो मतलब क्या कहते थे कि समाजशास्त्र को प्रकृति विज्ञान की भांति ही विकसित करना चाहते थे। प्रकृति विज्ञानों की तरह ही समाजशास्त्र में निरीक्षण, परीक्षण, विश्लेषण, प्रयोग और तुलना करके निष्कर्ष तक पहुंचा जाए। लेकिन क्या कहते थे, लेकिन कॉम्ट क्या है कि सिर्फ वैज्ञानिक पद्धतियों का ही नहीं, उसके साथ साथ ऐतिहासिक पद्धतियों का भी प्रतिपादन किया है उन्होंने।
तो कुछ परिभाषाएं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं, उसी का कलेक्शन यहाँ पे है। तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कॉम्ट का। कॉम्ट समाजशास्त्र को सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने वाला एक अमूर्त विज्ञान मानते हैं। कॉम्ट जो है समाजशास्त्र को सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने वाला एक अमूर्त विज्ञान मानते हैं। दूसरा आता है कि कॉम्ट के दूसरी परिभाषा आता है कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। क्या है? अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान, ये भी आता है। फिर अगला आता है कि ये देखिए, कॉम्ट समाजशास्त्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। ये बहुत बार पूछे गए हैं, ये बहुत बार परिभाषा एग्जाम में पूछे गए हैं। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, किसका परिभाषा है? तो ये कॉम्ट का है। आगे है कि कॉम्ट का कहना है कि जब तक समाज में कोई व्यवस्था स्थापित नहीं होगा तब तक उसकी प्रगति संभव नहीं है। तो चलिए आगे जानते हैं अगली अवधारणा उनकी, प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद क्या है? कॉम्ट को प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। प्रत्यक्षवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉम्ट को कहा जाता है। कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद जो है किसी अनुभविक तथ्यों पर आधारित ना होकर के एक ऐसे यथार्थ और वास्तविक ज्ञान से संबंधित है जिसे अवलोकन किया जा सकता है, वर्गीकरण तथा परीक्षण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इसके द्वारा प्राप्त अध्ययन पर निष्कर्ष अत्यधिक विश्वसनीय तथा अनुभविक होता है। प्रत्यक्षवाद में क्या होता है? प्रत्यक्षवाद में प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर अपनी स्थापनाओं अथवा उपकल्पनाओं को सिद्ध किया जाता है। तो इनके अनुसार क्या है कि समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में कॉम्ट का महत्वपूर्ण प्रयास रहा है। तो कॉम्ट क्या करते? प्रत्यक्षवाद को ही क्या कहते हैं? वैज्ञानिक है। क्या कहते हैं? कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद का अर्थ क्या है? वैज्ञानिक है। तो विज्ञान का तात्पर्य क्या होता है? विज्ञान से तात्पर्य क्या होता है कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो इसी प्रकार निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधि के द्वारा सब कुछ समझना और उससे ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? प्रत्यक्षवाद कहलाता है। तो सरल अर्थों में हम क्या कह सकते हैं इसको? तो प्रत्यक्षवाद वह प्रणाली है जिसके द्वारा घटनाओं या समस्याओं का अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण और वर्गीकरण करके विभिन्न घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्रत्यक्षवाद में तो प्रत्यक्षवाद एक पद्धति है जिससे किसी घटना की सार्वभौमिक व्याख्या की जा सकती है। अगर समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो किसी भी घटना के प्रत्यक्ष अवलोकन पर बल देना आवश्यक है। इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। कौन कौन सी प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं हैं कि कुछ निश्चित सामाजिक नियम, कुछ निश्चित सामाजिक नियम। तो प्रत्यक्षवाद की प्रथम मान्यता तो यही है कि जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाएं आकस्मिक नहीं होती हैं बल्कि एक निश्चित नियमों के अनुसार घटती है, उसी प्रकार सामाजिक घटनाएं भी ऐसे ही अनिश्चित रूप में नहीं घटती है, क्योंकि समाज भी है जो एक प्रकृति का ही अंग है। अतः सामाजिक घटनाएं भी कुछ सामाजिक नियमों के आधार पर ही घटित होती है, जिसे हम लोग वास्तविक निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग द्वारा इन नियमों की खोज कर सकते हैं। अगला विशेषता यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान क्या है कि यह अपने को धार्मिक और दार्शनिक विचारों से दूर रखता है, यानी कि जो भी है वही सही है, और अपने को क्या करता है? ये वैज्ञानिक अध्ययन प्रणाली के माध्यम से वास्तविक ज्ञान से संबंधित बनता है। कौन? प्रत्यक्षवाद। तो कॉम्ट क्या कहते हैं? कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद में अनुमान, संयोग और सट्टेबाजी का कोई स्थान नहीं है। आगे अगली विशेषता ये हो जाती है। अगली विशेषता देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? जैसे कि विद्वान है ब्रिजेश, उन्होंने लिखा है कि ईश्वरीय इच्छा या दैवीय विधान पर प्रत्यक्षवाद का कोई आस्था नहीं है, इस पर कोई आस्था नहीं है। वह तो स्वयं निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग के आधार मानकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपना अध्ययन पूरा करता है। कौन? प्रत्यक्षवाद। अगला विशेषता है वैज्ञानिक कार्य प्रणाली।
वैज्ञानिक कार्य प्रणाली। तो वैज्ञानिक कार्य प्रणाली के अंतर्गत सर्वप्रथम अध्ययन के लिए एक विषय चुना जाता है। फिर विषय से संबंधित तथ्यों का वास्तविक निरीक्षण के आधार पर एकत्रित किया जाता है और फिर उसके संकलित तथ्यों को पुनः परीक्षण किया जाता है। फिर उनका वर्गीकरण किया जाता है और फिर अंत में अध्ययन से संबंधित कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इस प्रकार प्रत्यक्षवाद भी क्या करता है कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की वैज्ञानिक कार्य प्रणालियों से संबंधित है। प्रत्यक्षवाद भी यही काम करता है जो कि वैज्ञानिक ढंग से होता है। अगला है प्रत्यक्ष न होने वाली घटनाओं से असंबद्ध। तो ये क्या कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद जो है, प्रत्यक्ष योग वास्तविक रूप से निरीक्षण योग्य घटनाओं तक ही सीमित नहीं है। ये प्रत्यक्षवाद जो है अज्ञात और अप्रत्यक्ष के पीछे बिना किसी वास्तविकता के आधार पर दौड़ता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की काल्पनिक दौड़ना किसी भी वैज्ञानिक को शोभा नहीं देता है और न ही किसी प्रकार की ख्याली पुलाव पकाकर वैज्ञानिक स्तर पर स्थिर रहना। तो ये भी ऐसा नहीं करता है। अगला है धर्म एवं विज्ञान का समन्वय। धर्म और विज्ञान का समन्वय। तो कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद केवल विज्ञान ही नहीं है, धर्म भी है, जैसे कि मानवता का धर्म। तो यह प्रत्यक्षवाद क्या है कि पदार्थ भावना से प्रेरित मानवता के धर्म के आदर्शों पर आधारित एक नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को अपना प्रमुख उद्देश्य मानता है। प्रत्यक्षवाद से वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति संभव है ना। वास्तविक ज्ञान समाज में बौद्धिक और नैतिक एकता को अपनाने में सहायता प्रदान करता है और इस प्रकार की एकता से मानव का कल्याण जरूर होता है और इसी रूप में प्रत्यक्षवाद जो है मानवता का धर्म भी इनका प्रतिपादन हुआ है। तो अगला विशेषता है सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन। सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन। तो ये कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद उपयोगितावादी विज्ञान है ना, और उसी रूप में यह विश्वास करता है कि प्रत्यक्षवाद के माध्यम से प्राप्त यथार्थ ज्ञान को सामाजिक पुनर्निर्माण के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रत्यक्षवादी समाज में भय, असुरक्षा और स्वार्थ जैसी कोई चीज नहीं होगी, अपितु क्या होगा, प्रेम होगा, सद्भावना होगा, सहयोग और अच्छा जन कल्याण राज्य भी होगा। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं विज्ञानों का संस्तरण। तो ये क्या है, तो इस अवधारणा पर भी सेंट साइमन का प्रभाव था। उनके गुरु जो मित्र थे ऑगस्ट कॉम्ट के, उनका इस अवधारणा पर भी प्रभाव था। तो कॉम्ट का मानना है कि विज्ञानों का विकास एक साथ ना होकर के क्रम से हुआ है, क्रमबद्ध हुआ है, जो दो नियमों पर आधारित है। कौन कौन सा, तो एक हो जाता है बढ़ती हुई निर्भरता का क्रम और एक हो जाता है घटती हुई समानता और बढ़ता हुआ जटिलता के आधार पर। तो कौन कौन सा हो जाता है, तो इन नियमों के आधार पर विज्ञानों का संस्तरण इस प्रकार है कि सबसे पहले कौन आएगा, गणित शास्त्र, उसके बाद में खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र और समाज शास्त्र, उसके बाद में सबसे लास्ट में आएगा नीति शास्त्र। तो जो भी ये क्या कह रहा है, पहले ये कह रहा है ना कि बढ़ती हुई निर्भरता का क्रम कैसे आएगा, तो ऐसे आएगा, बढ़ती हुई निर्भरता का क्रम ऐसे आएगा इस तरफ। जो जिसके मतलब अगर रसायन शास्त्र का कहें तो रसायन शास्त्र किस पे निर्भर है, भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र और गणित शास्त्र पर निर्भर है। अगर हम कहें कि समाज शास्त्र किस पे है, तो ये भी हो जाएगा जीव शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र और गणित शास्त्र पर। और नीति शास्त्र किस पे आधारित रहेगा, तो ये सब पे रहेगा। तो इस तरह क्या है कि बढ़ती हुई निर्भरता का क्रम और दूसरा है घटती हुई समानता और बढ़ती हुई जटिलता। तो ये किस प्रकार होगा, तो ये होगा घटती हुई समानता। तो ऐसे घटती हुई समानता हो जाएगा और बढ़ता हुआ जटिलता, यानी कि जो गणित शास्त्र है उससे ज़्यादा जटिल
कौन सा होगा? खगोल शास्त्र होगा, उससे भी ज़्यादा जटिल भौतिक शास्त्र होगा, उससे भी ज़्यादा जटिल रसायन शास्त्र होगा। यानी कि रसायन शास्त्र को अगर पढ़ना है तो हम लोग को ये तीनों विषय का ज्ञान होना जरूरी है, मतलब उसमें तीनों का समावेश हो जाता है। इसलिए वो क्या कहलाता है कि बढ़ती हुई जटिलता, ये जटिल तो सबसे जटिल कौन हो जाएगा? सबसे जटिल समाजशास्त्र हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगस्ट कॉम्ट द्वारा प्रारंभ में 6 विषयों का उल्लेख किया गया है। 6 विषयों का उल्लेख उन्होंने किस में किया है? पॉजिटिव फिलॉसफी में किया है। इसमें पहला और स्वतंत्र विषय गणित शास्त्र है। कौन सा है? पहले 6 विषय का उन्होंने क्या किया है? 6 विषयों का उल्लेख किया है पॉजिटिव फिलॉसफी में। 6 विषयों का, नीति शास्त्र का उल्लेख उन्होंने इस पुस्तक में नहीं किया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले उन्होंने किसमें ज़्यादा पहला और स्वतंत्र विषय गणित शास्त्र को माना है, जबकि सर्वाधिक पराश्रित विषय, सर्वाधिक जटिल या पराश्रित विषय समाजशास्त्र को माना है। किस पे? इन सारे 5 विषयों पर ये आश्रित है और सबसे ज़्यादा जटिल, यानी कि जितना ही नीचे आता जाएगा जटिलता बढ़ती जाएगी। तो सबसे नीचे समाजशास्त्र आता है, तो सर्वाधिक जटिल और पराश्रित विषय जो है समाजशास्त्र को मानते हैं। इसलिए समाजशास्त्र एक जटिल विज्ञान है ना। और तो कॉम्ट जो है समाजशास्त्र को विज्ञानों का विज्ञान मानते हैं। क्या मानते हैं? विज्ञानों का विज्ञान मानते हैं तथा विज्ञानों की महारानी कहते हैं। समाजशास्त्र को विज्ञानों को महारानी कहते हैं। समाजशास्त्र पर सर्वाधिक प्रभाव जीव विज्ञान का पड़ा है, क्योंकि ये सबसे नज़दीक क्या है? यही है। तो अपनी अगली पुस्तक पॉजिटिव पॉलिटी में अगस्ट कॉम्ट द्वारा एक अन्य विषय नीति शास्त्र का उल्लेख किया गया है, जो कि किसका समन्वय होगा? मनोविज्ञान और नीति शास्त्र का समन्वय होगा, नीति शास्त्र। चलिए आगे देखते हैं। अगली अवधारणा इनकी है सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी, चूँकि समाजशास्त्र जीव विज्ञान से अधिक ज़्यादा निकट है, अधिक ज़्यादा प्रभावित है, तो जीव विज्ञान के अध्ययन के दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला शारीरिक संरचना और दूसरा शारीरिक विज्ञान। तो शारीरिक संरचना किससे संबंधित है? शारीरिक संरचना से संबंधित है, जबकि शारीरिक विज्ञान प्रकार्य से संबंधित है। तो शारीरिक संरचना अंगों की क्रमबद्धता को दर्शाता है और शारीरिक विज्ञान जो है अंगों की क्रियाशीलता को दर्शाता है। तो ये दोनों अलग अलग ना होकर के परस्पर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो ठीक इसी प्रकार कॉम्ट जो है समाजशास्त्र को भी 2 भागों में बांटते हैं, सामाजिक गतिकी और सामाजिक स्थितिकी। 2 भागों में बांटते हैं। तो सामाजिक स्थितिकी क्या है? सामाजिक स्थितिकी क्या है कि यह समाज की संरचना को प्रदर्शित करता है। किसको करता है? संरचना को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह समाज के अंगों की क्रमबद्धता है। क्या सामाजिक स्थितिकी क्या है? अंगों की क्रमबद्धता है। जबकि सामाजिक गतिकी क्या है? तो यह समाज के अंगों की क्रियाशीलता को प्रदर्शित करता है। इसे प्रकार्य कहा जाता है। तो जिस प्रकार संरचना का अस्तित्व जो है प्रकार्य के बिना असंभव है, उसी प्रकार सामाजिक गतिकी के बिना सामाजिक स्थितिकी का भी अस्तित्व असंभव है। चलिए आगे देखते हैं सामाजिक पुनर्निर्माण का सिद्धांत। अगला सिद्धांत जो है सामाजिक पुनर्निर्माण का सिद्धांत। तो ये क्या है? चलिए देखते हैं। ठीक है, तो कॉम्ट का विचार है कि सामाजिक पुनर्निर्माण को प्रत्यक्षवादी योजना 3 प्रमुख शक्तियों के सामंजस्य पर निर्भर करता है। कौन कौन सा? तो ज्ञान, क्रिया और अनुभूति। ज्ञान क्या है कि ज्ञान का संबंध बौद्धिक विकास से होता है। किससे संबंध होता है? बौद्धिक विकास से होता है। क्रिया वह विशेषता है जो व्यक्ति को अनेक भौतिक साधन प्रदान करके समाज की सामाजिक आर्थिक संरचना को निर्मित करता है। क्रिया किससे संबंधित है? भौतिक संसाधन से। ज्ञान किससे संबंधित है? बौद्धिक विकास से। अनुभूति किससे संबंधित है? तो अनुभूति का संबंध मानवीय गुणों को बढ़ाने वाली शक्तियों से है। इस प्रकार ज्ञान, क्रिया और अनुभूति को हम क्रमशः
बौद्धिक शक्ति, भौतिक शक्ति और नैतिक शक्ति कह सकते हैं। तो जान लेते हैं विस्तार से बौद्धिक शक्ति। बौद्धिक शक्ति किसके पास रहेगा, यानी कि बौद्धिक शक्ति मीन्स ज्ञान। तो ऑगस्ट कॉम्टे ने समाज के पुरोहित वर्ग को बौद्धिक शक्ति का प्रतीक माना है। किससे माना है? पुरोहित वर्ग को बौद्धिक शक्ति का प्रतीक माना है। और पुरोहित जो है धर्मशास्त्री ना होकर के समाजशास्त्री होंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि धर्मशास्त्री ना होकर के वो क्या कहे होंगे? समाजशास्त्री होंगे, जो वैज्ञानिक ज्ञान के द्वारा सामाजिक विकास में योगदान करेंगे। अगला है भौतिक शक्ति। भौतिक शक्ति जो क्रिया से संबंधित है। तो ये किसके पास रहेगा? तो ये जो व्यक्ति भौतिक शक्ति का संचालन करते हैं, कॉम्ट ने उन्हें मालिक वर्ग कहा है। भौतिक शक्ति का संचालन करने वाले लोगों को मालिक वर्ग कहते हैं। यह मालिक जो है उद्योगपति, व्यापारी, कारीगर और कृषक 4 भागों में विभाजित होते हैं। कौन कौन सा 4 भागों में विभाजित किए हैं? उद्योगपति, व्यापारी, कारीगर और कृषक। इनमें उद्योगपतियों का स्थान जो है सबसे ऊपर होगा। उद्योगपतियों को यह छूट होगा कि वह अपने उद्योग से अधिकाधिक धन प्राप्त करे, लेकिन पुरोहित वर्ग द्वारा उनके लिए एक ऐसी आचार संहिता लागू की जाए जिसमें लालच, व्यक्तिगत स्वार्थ से दूर रहते हुए नैतिक नियमों का पालन करते रहें। कौन? उद्योगपति। तो अगला नैतिक शक्ति। नैतिक शक्ति क्या है? ये किसके पास रहेगा? नैतिक शक्ति मीन्स अनुभूति। तो कॉम्ट के अनुसार नैतिक शक्ति का संचालन पुरोहितों और स्त्रियों के द्वारा किया जा सकता है। पुरोहित संपूर्ण विश्व में मानवता का धर्म का प्रसार करेंगे, जबकि स्त्रियां क्या करेंगी? स्त्रियां इस नैतिक शक्ति के गुण द्वारा पारिवारिक जीवन के अधिक संगठित करने का प्रयत्न करेंगी। तो कॉम्ट का विचार है कि संसार की अधिकांश समस्याओं का मूल कारण जो है नैतिकता का अभाव है। तो जैसे जैसे समाज में नैतिक नियमों का प्रभाव बढ़ेगा, सामाजिक समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। तो चलिए आगे अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 3 स्तरों का नियम और मानवता का धर्म, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और आप इतने प्यार से, इतने ध्यान से हमारे वीडियो को देखे हैं, सुने हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई डाउट रह गया है तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका भरसक प्रयास करेंगे जवाब देने का। ठीक है, चलिए, थैंक यू।